अगर दलित वर्ग पिछड़ा वर्ग मंदिरों में पुजारी बनना चाहते हो, अपना हिस्सा लेना चाहते हो तो संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 का 38वां भाग सुने। अभी तक पूरे भारत में आबादी के अनुपात में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के कितने पुजारी हैं? अगर उत्तर हाँ में तो ठीक, अगर ना में तो अभी तक क्यों नहीं हुए? तीसरा, आदिवासियों के अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या किया, जानने को सुने। मन दुखी हो, मन बेचैन हो, किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, सब साथ छोड़ दिए हो, कोई साथ नहीं दे रहा हो, सारे मार्ग बंद हो गए हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 के भाग 1 से लेकर 35 तक सुनिए। संघर्ष करने की असीम शक्ति मिलेगी, मुक्ति का रास्ता मिलेगा। समस्याओं से निकलने के लिए अवचेतन मन चेतन हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी, जागरूक बन जाओगे। जय भीम साथियों। अगर आप कामयाब नेता बनना चाहते हो, अगर आप सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहते हो, अगर आप एक सफल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए वकील बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा अर्थशास्त्री आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हो, तो अवश्य सुने बाबा साहेब संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 को। यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण बाड़मेर खंड 5 को सुनिए। श्री जे बनर्जी, आपका अभिप्राय दलित वर्गों से है। 8886। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा अभिप्राय दलित वर्गों से है। और फिर भी पंडित मालवीय के पास, जिनके बारे में यह माना जाता था कि वे इस आधार पर समझौते की बातचीत करेंगे, बंगाल के सवर्ण हिंदुओं की ओर से विरोध का एक भी वक्तव्य नहीं आया और न ही आपने किसी को पूना भेजा। हालांकि आप जानते हैं कि मैंने यह मांग की थी और जैसा कि मैंने कहा, जो 22 सितंबर के अंक में सबसे प्रमुख स्थान पर छपी थी। श्री जे बनर्जी, लेकिन मुझे खेद है कि हमने डॉक्टर अंबेडकर के प्रस्ताव को उतना महत्व नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। 8887। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका नुकसान आपको ही होगा। इसके बारे में मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। पूना समझौते को स्वीकार करने की सम्राट की घोषणा दोनों सदनों में केंद्रीय विधानमंडल में 26 सितंबर 1932 को की गई थी, किंतु विधानमंडल ने महामहिम की सरकार की इस घोषणा का जय जयकार किया था। तब से समझौते की स्वीकृति के खिलाफ राज्य परिषद में या विधानमंडल में किसी भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया था। क्या ऐसी बात नहीं है? श्री जे बनर्जी, ऐसा हो सकता है। श्री M.R. जयकर, केंद्रीय विधानमंडल में बंगाल का प्रतिनिधित्व है। माननीय हरि सिंह गौड़, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लगाए गए लांछन के संदर्भ में कि जब गृह सदस्य माननीय हैरी हैग ने विधानसभा में घोषणा की थी, तब किसी भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया था। मैं संयुक्त समिति का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह विधानमंडल की परिपाटी के अनुसार नहीं है कि जब महामहिम की सरकार के फैसले की घोषणा की जाए तो सदन का कोई सदस्य उस पर विरोध व्यक्त करे। 8888। लेफ्टी कर्नल गिरनी, जब हैरी हैग ने यह वक्तव्य दिया था, मैं सदन में था और उस पर सभी ने खुशी जाहिर की थी।
श्री भाई परमानंद, मैं भी वहां था, लेकिन इसे लेकर कोई खुशी जाहिर नहीं की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि आप उस शब्द को लें जिसका वहां पर प्रयोग किया गया था, तो वाह वाह हुई थी। 8889। लेफ्टी कर्नल गिरने, हाँ, मेरा अभिप्राय वाह वाह से था। श्री भाई परमानंद, हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह पूरा वक्तव्य 26 सितंबर 1932 की प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल खंड 5 में दिया गया है और उस वक्तव्य के अंत में एप्लॉज शब्द कोष्टकों में दिया गया है। राज्य परिषद में भी यही वक्तव्य दिया गया था। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि क्या यह एक तथ्य नहीं है कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने विधानसभा में सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया था? नाम, तब राज्य परिषद में निम्नलिखित थे, उनके नाम, श्री BC चटर्जी। मेरा उत्तर यह है कि उन्होंने यह नहीं समझा था कि समझौते के परिणाम क्या होंगे और अब ये एकमत होकर उसकी निंदा कर रहे हैं। श्री भाई परमानंद, क्या इस मुद्दे को मैं स्पष्ट करूं? 8890। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं नहीं समझ पाता कि किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है। ये विधानसभा के सदस्य हैं और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सितंबर 1932 में समझौते के बाद बंगाल प्रांत में ही विरोधों के संबंध में नवंबर 1932 में बंगाल विधान परिषद का एक सत्र हुआ था। श्री BC चटर्जी, हाँ। 8891। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंगालियों ने पुनः समझौता लागू करने का विरोध करते हुए परिषद में कोई औपचारिक संकल्प पेश नहीं किया था। श्री BC चटर्जी, नहीं। 8892। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। श्री BC चटर्जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। पहली बात जो हमने की थी वह यह थी कि परिषद के अधिवेशन के अल्पकाल के भीतर ही परिषद ने सभी प्रभावशाली हिंदू सदस्यों को एकत्र किया और हमने यह निश्चय किया कि हमें संयुक्त रूप से 8893। श्री भीमराव अंबेडकर, क्या आप मेरे सवाल का उत्तर देंगे? तभी हम स्पष्टीकरण पर आ सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या नंबर वाले सत्र में बंगाल विधान परिषद में कोई औपचारिक संकल्प पेश किया गया था? वह सत्र पूना समझौते की स्वीकृति के तुरंत बाद औपचारिक रूप से उसका विरोध करते हुए किया गया था। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या कोई संकल्प था? श्री BC चटर्जी, निसंदेह मैंने नवंबर के सत्र में पूना समझौते का विरोध करते हुए एक संकल्प रखा था, किंतु नाम शूद्रों के एक विद्वान श्री रसिक विश्वास और पंडित मालवीय के संयुक्त बयानों के कारण वह वापस लेना पड़ा। किंतु दोनों ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे डॉक्टर अंबेडकर से एक दूसरी बैठक करवाकर उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूना समझौते का पुनरीक्षण करवा लेंगे जो उनके सामने रखे गए हैं, और उन्होंने मुझे बार बार अनुरोध किया कि मैं उन्हें यह अवसर दिए बिना परिषद में मत विभाजन पर जोर न दूं। 8894। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह रखा गया था? श्री BC चटर्जी, उन्होंने इसे इस आधार पर वापस लेने के लिए मुझे फुसलाया था। 8895। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह रखा नहीं गया था? श्री BC चटर्जी, मैंने उसे वापस ले लिया था। 8896। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वह रखा नहीं गया था? श्री BC चटर्जी, मैंने कहा ना कि मैंने उसे वापस ले लिया था। 8897। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आपने उसका नोटिस दिया था? श्री BC चटर्जी, मैंने उसका नोटिस दिया था और श्री रसिक विश्वास और पंडित मालवीय के कहने पर मैंने उसे वापस ले लिया था, उसे पेश नहीं किया था। 8898। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
सन 1933 के मार्च सत्र में जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी वह एक विशेष प्रस्ताव था। श्री शांति शेखरेश्वर रे के नाम से जो साधारण प्रस्ताव था वह पेश नहीं हुआ था। श्री जे बनर्जी वह पहुंच नहीं सका था। 8,899 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके लिए कोई वरीयता नहीं मांगी गई थी। श्री जे बनर्जी वरीयता मांगी गई थी लेकिन प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उस पर चर्चा करने लिए समय नहीं था। बाद में मैंने एक विशेष संकल्प पेश किया था। 8,900 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल विधान परिषद में मार्च 1932 के सत्र में उस संकल्प के पारित किए जाने के एक महीने बाद 21 अप्रैल 1933 को कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। उसकी अध्यक्षता श्री सामल ने की थी और उस सभा से पूना समझौते का विरोध करके बंगाल विधान परिषद के दृष्टिकोण की निंदा में एक संकल्प पारित किया था। श्री जे बनर्जी हो सकता है। 8,901 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समिति की कार्रवाइयां 22 अप्रैल 1933 के लिबर्टी के अंक में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। क्या यह तथ्य है अथवा नहीं? श्री BC चटर्जी बहुत संभव है, मुझे स्वयं नहीं पता, मैं इंग्लैंड में था। 8,902 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपने कहा कि पूना समझौते के समय बंगाल सरकार दार्जिलिंग में थी और किसी हिंदू से परामर्श नहीं किया गया था। आपने यह माननीय नृपेंद्र सरकार को दिए उत्तर में कहा था। श्री BC चटर्जी हाँ। 8,903 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या आप बताएंगे कि सितंबर 1932 में बंगाल कार्यपाल का गठन किया था, उसके सदस्य कौन थे और उसकी सामुदायिक संरचना क्या थी? श्री जे बनर्जी बंगाल सरकार में 3 बंगाली सदस्य नहीं 2 बंगाली हिंदू सदस्य थे। 8,904 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या आपका यह कहना है कि बंगाल सरकार ने जिसमें 2 बंगाली सवर्ण हिंदू सदस्य थे पूना समझौते का अनुमोदन नहीं किया था? श्री जे बनर्जी मुझे सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार के दोनों हिंदू समुदायों ने उसे अनुमोदित नहीं किया था और उसका जोरदार शब्दों में विरोध किया था। 8,905 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय कार्यपालिका के संबंध में आपने कहा है कि उसमें एक बंगाली हिंदू था। माननीय मित्तर क्या ऐसा है? श्री जे बनर्जी हाँ। मैं श्री BL मित्तर के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वायसराय की कार्यकारी परिषद के वर्तमान सदस्य से पता करें। 8,906 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछताछ के दौरान माननीय नृपेंद्र सरकार ने यह सुझाव दिया है कि महामहिम ने यह सारी बात महात्मा गांधी के अनशन से उत्पन्न एक प्रकार के आपाता स्थिति में स्वीकार की थी। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वह है क्या यह सच नहीं है कि सरकार को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पहला पत्र 18 अगस्त का नहीं था बल्कि 11 मार्च 1932 का था? वह माननीय सैमुअल होर को संबोधित है। वह वस्तुतः इससे 5 महीने पहले का है जिस पत्र का उल्लेख माननीय नृपेंद्र सरकार ने किया है और उनका कहना है अर्थात यह सांप्रदायिक निर्णय ये जाने से पहले की बात है। यही मेरा मुद्दा है। उनका वक्तव्य इस प्रकार है। माननीय सैमुअल कदाचित आपको स्मरण होगा कि गोलमेज सम्मेलन में मेरे भाषण के अंत में जब अल्पसंख्यकों का दावा प्रस्तुत किया गया तो मैंने कहा था कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल देने का विरोध करूंगा। वह क्षणिक आवेश में या किसी अलंकारिक भाषा में नहीं कहा गया था, यह गंभीर वक्तव्य के रूप में कहा गया था आदि। इसके बाद उनका कहना है अतः मुझे आदरपूर्वक महामहिम की सरकार को यह सूचित करना है
कि यदि उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का फैसला लिया तो मैं आमरण अनशन करूंगा। अनशन की धमकी सांप्रदायिक फैसला दिए जाने के बाद 18 अगस्त के पत्र में नहीं दी थी, बल्कि 11 मार्च 1932 के पत्र में दी गई थी। श्री जे बनर्जी, बिल्कुल ठीक। 8907 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महामहिम की सरकार ने 11 मार्च के पत्र में दी गई इस धमकी के बावजूद दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। श्री जे बनर्जी, समझौते के खिलाफ हमारी शिकायत यह पृथक निर्वाचन मंडल की प्रत्येक बुराई को स्थायित्व प्रदान करता है। 8908 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह दूसरी बात है, बेहतर होगा कि यह आप श्री गांधी से कहें, मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता। श्री जे बनर्जी, हमें महामहिम की सरकार का निर्णय पूना समझौते से कहीं ज्यादा स्वीकार है। 8909 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बारे में आपसे एक या दो प्रश्न पूछूंगा। आपको शिकायत है कि पूना समझौते के अनुसार दलित वर्गों को महामहिम की सरकार के निर्णय में दिए गए स्थानों से बहुत अधिक स्थान दिए गए हैं। मैं आपका ध्यान प्रधानमंत्री द्वारा श्री गांधी को भेजे गए 8 सितंबर 1932 के पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा था, मुसलमानों को आवंटित क्षेत्रीय स्थानों की संख्या स्वभावतः इस शर्त के साथ दी गई है कि उनके लिए और अधिक क्षेत्रीय स्थान प्राप्त कराना असंभव है और अधिसंघ प्रांतों में उनकी अपनी आबादी के अनुपात से उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों से भरे जाने वाले विशेष स्थानों की संख्या कम रखी जाएगी और वह ऐसे नियत की गई है जो दलित वर्ग को पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए संख्या की दृष्टि से समुचित कोटा नहीं बनती, किंतु विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए न्यूनतम प्रतिनिधि प्रदान कराती है, जो पूरी तरह दलित वर्गों द्वारा चुने जाएं। प्राप्त दलित वर्गों के विशेष स्थानों का अनुपात हर जगह उनकी आबादी के प्रतिशत से काफी कम है। श्री जे बनर्जी, यह ठीक है, क्योंकि आशा की जाती है कि विशेष रूप से बंगाल में अधिसंख्य दलित वर्गों के लोग साधारण निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से चुने जाएंगे। 8910 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि सांप्रदायिक निर्णय देते समय और दलित वर्गों के लिए स्थान तय करते समय महामहिम की सरकार और प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से यह मान लिया है कि ये स्थान आबादी के अनुपात में नहीं है, उससे कहीं कम है। श्री जे बनर्जी, बिल्कुल ठीक है, किंतु साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी तो स्पष्ट कर दिया है कि दलित वर्गों को आवंटित संख्या उनकी कुल संख्या के अनुपात में इसलिए कम है क्योंकि वह भी निर्दिष्ट तौर पर बंगाल के मामले का उल्लेख करते हैं। बंगाल में दलित वर्गों के बहुत से सदस्य निश्चय ही साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिए जाएंगे। 8911 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने बंगाल के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। श्री जे बनर्जी, निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने वह निर्णय ध्यानपूर्वक पढ़ा है। 8912 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके बारे में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, वह मालदा में हुआ। बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन का 7वां अधिवेशन था, जो श्री रामानंद चटर्जी की अध्यक्षता में 17 से 19 सितंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। क्या ऐसा है? श्री जे बनर्जी, हो सकता है। 8913 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मालदा में बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में श्री जे बनर्जी,
हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। 8914 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव पढ़ना चाहता हूँ जो बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन में पारित किया गया था और 19 सितंबर 1932 के लिबर्टी में छपा था। यह सम्मेलन तथाकथित दलित वर्गों से अपील करता है कि वे आगामी संविधान में पृथक निर्वाचक मंडलों के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग न करें और राजा मुंजे समझौते के पालन की पुष्टि करते हैं और दलित वर्गों को संयुक्त निर्वाचक मंडल के माध्यम से उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बात मानने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका तात्पर्य यह हो कि हिंदुओं को आवंटित अधिकांश स्थान उन्हें दे देने पड़े। श्री मुंजे, क्या मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूँ? प्रस्ताव पारित किया गया था, हम उस पर अटल हैं और मेरे मित्र श्री चटर्जी ने डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक मनोरंजक पेशकश की थी। क्या वह यह देखने के लिए तैयार है कि आबादी के आधार पर संख्या कितनी होगी? दलित वर्गों को अछूत और अगम के रूप में परिभाषित किया गया है। हम डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष यही पेशकश करने के लिए तैयार हैं और इस पूरे सवाल का फैसला बंगाल और पंजाब में किया जाए कि दलित वर्ग की परिभाषा के अनुसार उनकी संख्या कितनी है। उस परिभाषा के अनुसार दलित वर्ग के सदस्य वे हैं जो अस्पृश या अगम हैं। हम यह खुली पेशकश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने लोगों के भाग्य को दलगत राजनीति का खेल बनाना नहीं चाहता और मुझे खेद है कि मैं इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकता। 9269 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं यह समझूं कि आप दलित वर्गों को भी अपनी हिंदू महासभा में शामिल करते हैं? क्या आप उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं? डॉक्टर मुंजे, मेरी दलील है कि मैं दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ और मेरे मित्र श्री गवई जो मेरे पास बैठे हैं हिंदू महासभा के शिष्टमंडल में दलित वर्गों के प्रतिनिधि हैं तथा यह कभी साबित नहीं हुआ है कि क्या मैं बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता हूँ अथवा क्या श्री गवई दलित वर्गों में बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9270 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह एक भिन्न बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं? डॉक्टर मुंजे, मैं अधिसंख्य दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। 9271 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहाँ तक मेरा संबंध है मैं इस स्थिति से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। श्री गवई का क्या कहना है? मैं इस बात को फिर से दोहराता हूँ कि दलित वर्ग उस संगठन में नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर मुंजे करते हैं। जहाँ तक उनके ज्ञापन का संबंध है, वस्तुतः मुझे पता है कि पंजाब के हिंदू इसका खंडन कर चुके हैं। डॉक्टर मुंजे, क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके ज्ञापन संख्या 57 के उस भाग का पंजाब के दलित वर्गों द्वारा खंडन किया जा चुका है। 14 अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज संघ की ओर से श्री एम के आचार्य, श्री एल एम देश पांडे और श्री जे एल बनर्जी। 10,753 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री आचार्य, क्या मेरा यह आकलन सही है कि आप चाहते हैं कि विधानमंडल को जिन्हें आप धर्म के मूल तत्व कहते हैं उन्हें प्रभावित करने वाले कानून पारित करने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए? श्री एम के आचार्य, हाँ। 10,754 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई विधेयक सदन में पेश किए जाने से पहले उस पर धार्मिक मठाधीशों से पूर्व अनुमति ले ली जाए? श्री एम के आचार्य, हाँ। 10,755 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पेश किए जाने के बाद वह तब तक कानून न बने जब तक कि 2/3 बहुमत से उसे पास न कर दिया जाए? श्री एम के आचार्य, हाँ। 10,756 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
प्रभावित होने वाला समुदाय यदि हिंदू समाज है तो वे हिंदू होंगे, यदि मुस्लिम समाज है तो वे मुसलमान होंगे। श्री एम के आचार्य, प्रत्येक समुदाय प्रभावित होगा। यदि वह हिंदू संप्रदाय है तो उसमें केवल हिंदू सदस्य होंगे, और यदि वह मुस्लिम संप्रदाय हुआ तो उसमें मुस्लिम सदस्य भी होंगे। 10,757 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप परिभाषित रूप से बता सकेंगे कि आप अपने धर्म के मूल तत्व किन्हें मानते हैं, ताकि यह समिति जान सके कि विधानमंडल कहां तक हस्तक्षेप कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। श्री एम के आचार्य, यदि समिति मुझे 3 घंटे सुने तो मैं धर्म के मूल तत्व पर एक छोटा सा व्याख्यान देने के लिए तैयार हूँ। 10,758 माननीय ऑस्टिन चैम्बरलेन, क्या आप हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं जिसे हम उचित शब्दों में अधिनियम की धारा में रख सकें? श्री एम के आचार्य, इसलिए मैंने कहा था, अब डॉक्टर अंबेडकर चंद शब्दों में उत्तर देने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं नहीं दे सकता। 10,759 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपके पीछे पड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। विधायी प्रयोजनों के लिए आप समिति को कोई फॉर्मूला दें जिसे अधिनियम में रखा जा सके, ताकि सदन के स्पीकर अथवा गवर्नर अथवा उसके लिए जो भी विनिश्चय करने वाला प्राधिकारी हो और न्यायालयों के लिए निश्चित रूप से यह देखना संभव होगा कि क्या विधानमंडल द्वारा पारित विशेष कानून उस विधानमंडल के अधिकार के परे हैं या नहीं। श्री एम के आचार्य, मेरा विचार था कि मैंने एक फॉर्मूला दे दिया है जो अत्यंत व्यवहारिक है और जो मैंने वास्तव में किसी से लिया है। 10,760 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने केवल इतना कहा था कि वे मूल तत्व हैं, आपने सारा मामला अनिर्णित छोड़ दिया था। वे मूल तत्व क्या हैं? श्री एम के आचार्य, मैंने जो फॉर्मूला सुझाया था वह था, धर्म को प्रभावित करने वाले कानून को सदन में पेश किए जाने से पहले गवर्नर या गवर्नर जनरल उस प्रांत में मान्यता प्राप्त मठाधीशों की राय लें और उसके बाद तथा संभवतः उनकी राय के अनुसार उसमें परिवर्तन करने के बाद उसे पेश किया जा सकता है, और उसका फैसला करना गवर्नर या गवर्नर जनरल का काम है। 10,761 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या इससे मैं यह समझूं कि कानून आपके धर्म के मूल तत्वों को प्रभावित करता है या नहीं? यह एक ऐसा विषय है जिसका निश्चय धार्मिक मठाधीश करेंगे। श्री एम के आचार्य, निश्चय ही ऐसा है, वही फैसले के लिए सक्षम निर्णायक है। 10,762 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री आचार्य, आप जाति से ब्राह्मण हैं? श्री एम के आचार्य, हाँ। 10,763 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री देशपांडे, आप जाति से ब्राह्मण हैं? श्री देशपांडे, हाँ। 10,764 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री बनर्जी, क्या आप जाति से ब्राह्मण हैं? श्री जे बनर्जी, हाँ। 10,765 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री आचार्य, क्या यह एक तथ्य नहीं कि हिंदू धर्म में कोई भी जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है वह पुजारी नहीं हो सकता? श्री एम के आचार्य, यह सच नहीं है। 10,766 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका मतलब है कोई भी हिंदू व्यवहार में किसी भी हिंदू समारोह में पुजारी का कार्य कर सकता है? श्री एम के आचार्य, नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। 10,767 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही मेरा प्रश्न है। श्री एम के आचार्य, कृपया इसे ठीक से पूछें। 10,768 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या किसी धार्मिक समारोह में पुजारी कौन है भाई बनकर ऐसा आदमी कर्मकांड करा सकता है जो ब्राह्मण नहीं है? श्री एम के आचार्य, बहुत साधारण प्रश्न है। हर समुदाय, उप समुदाय या वर्ग के पास अपनी ही समाज का पुजारी होता है। कुछ समुदायों के यहाँ ब्राह्मण नहीं जाएगा। 10,769 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अत्यंत आदर पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ कि यह कथन सही नहीं है।
श्री एम के आचार्य, जहां तक मेरी जानकारी है यह सच है। 10,770 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या श्री देश पांडे जानते हैं? श्री देश पांडे, अब ऐसा ही है। श्री एम के आचार्य, कुछ मामलों में ब्राह्मण पुजारी का काम नहीं करेगा। 10,771 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी धार्मिक मठाधीश ब्राह्मण हैं या नहीं है? श्री देश पांडे, नहीं, बंबई प्रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा मठ है जिसके पास संपत्ति है, वहां पर एक भी ब्राह्मण नहीं है। 10,772 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुख्य रूप से कौन है? श्री देश पांडे, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ दूसरे हैं। 10,773 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या यह सच नहीं है कि बंबई प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण पुजारी हैं? श्री देश पांडे, दूसरे भी हैं, लिंगायत हैं। 10,774 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं सवाल को उलझाना नहीं चाहता। मेरा सवाल है कि लिंगायतों, जैनियों और बौद्धों से भिन्न मैं विशुद्ध रूप से हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। क्या यह तथ्य नहीं है कि ये सब संस्थाएं ब्राह्मणों के नियंत्रण में हैं? श्री देश पांडे, बंबई प्रेसिडेंसी में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं है। 10,775 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत कम। श्री देश पांडे, हाँ, यह मानना होगा, लेकिन यह नहीं कि वे सभी ब्राह्मणों की ही हैं। 10,776 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि आपकी बात मान ली जाए कि इन मठाधीशों को पूर्व मंजूरी देने का अधिकार होना चाहिए, तो इसका अभिप्राय है कि हिंदू समाज की संपूर्ण नियति इन मठाधीश ब्राह्मणों के हाथ में होगी। श्री एम के आचार्य, इसका यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है। 10,777 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपके प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। श्री देश पांडे, सतारा जिले में एक गैर ब्राह्मण पार्टी है ना? श्री देश पांडे, हाँ। 10,778 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सतारा जिले में ब्राह्मणों से भिन्न जातियों की आबादी प्राय 90% होगी। श्री देश पांडे, हाँ। 10,779 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सतारा जिले में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों में बहुत अधिक बैर भाव है। श्री देश पांडे, कुछ मुद्दों पर, सब पर नहीं। 10,780 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन राजनीति और सामाजिक सुधारों पर। श्री देश पांडे, राजनीति के मुद्दों पर। 10,781 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामाजिक सुधारों के मुद्दे पर। श्री देश पांडे, उतना नहीं। 10,782 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या यह सच नहीं है कि ब्राह्मण तथा अन्य जातियों में मंदिरों में समान पूजा पाठ के संबंध में संघर्ष चलता रहता है? श्री देश पांडे, कुछ जिलों में हो सकता है, सब में नहीं। 10,783 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन क्या दोनों के बीच गहरी दरार नहीं है? श्री देश पांडे, नहीं, जहां तक मुझे मालूम है। 10,784 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन जो भी हो है तो उनका पृथक अस्तित्व, उनका राजनीतिक जीवन अलग है। श्री देश पांडे, हाँ, हरेक का अपना जीवन है। 10,785 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और फिर भी आप समझते ही कि सतारा जिले में कतिपय ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री देश पांडे, जहां तक मेरा संबंध है। 10,786 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप समझते हैं कि आप और श्री जादव, जो गैर ब्राह्मणों के नेता हैं, ज्ञापन में इन अधिकांश मुद्दों पर साथ साथ चलेंगे? श्री देश पांडे, मुझे श्री जादव का नहीं पता, मैं अपने बारे में जानता हूँ। 10,787 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप एक साथ खाना खाते हैं? श्री देश पांडे, श्री जादव और मैं नहीं। 10,788 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों की एक जस्टिस पार्टी है। श्री एम के आचार्य, कुछ साल पहले ऐसी एक पार्टी थी, मुझे नहीं पता कि अब वह सक्रिय है या नहीं। 10,789 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन वह 1 या 2 साल चली थी। श्री एम के आचार्य, वह 7 या 8 वर्ष रही।
10,790 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों में बहुत गहरी दरार है। श्री एम के आचार्य इतनी गहरी नहीं कि जिसे धार्मिक प्रश्न कहा जा सके। 10,791 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका अपना अलग संगठन है। श्री एम के आचार्य, मेरी राय में अब जस्टिस पार्टी में ब्राह्मण भी शामिल किए जा रहे हैं। 10,792 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अभी तक वे शामिल नहीं किए गए। श्री एम के आचार्य, अब वे ब्राह्मणों को ले रहे हैं, इसलिए वे बदल रहे हैं। 10,793 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या यह कहना सही होगा कि आप केवल ब्राह्मणों के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? श्री एम के आचार्य, बिल्कुल गलत। 10,794 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। श्री देश पांडे, आपके ज्ञापन संख्या 84 में पूना समझौते के बारे में कोई टिप्पणी दिखाई नहीं देती, क्या ऐसा है? श्री एम के आचार्य, कोई भी नहीं है। 10,795 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या यह सच है? श्री देश पांडे, यह सच है। 10,796 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्री आचार्य, आपके ज्ञापन संख्या 65 में प्रश्न 3 पर इस पंक्ति के अलावा हम गुण दोष के आधार पर पूना समझौते की निंदा करते हैं के अलावा और कोई उल्लेख नहीं है। श्री एम के आचार्य, मेरे विचार में इतना काफी था। डॉक्टर 10,797 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपकी यह प्रस्तुति बिल्कुल नया विचार है ना? श्री एम के आचार्य, हाँ, यह दूसरों के विचारों से भिन्न विचार है। 10,798 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू महासभा का साक्ष्य दिए जाने के बाद। श्री एम के आचार्य, नहीं, इससे बहुत पहले। 10,799 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्री देश पांडे ने आपके ज्ञापन में इसे पहले क्यों नहीं रखा? यदि आपको इसकी निंदा करने की अपने मुवक्किलों की आज्ञा थी, जैसा कि यहाँ कहा गया है। श्री देश पांडे, मैंने यह नहीं सोचा कि ऐसा करना आवश्यक है। 10,800 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी संयुक्त प्रस्तुति संख्या 72 में पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय उत्तरदायित्व की मांग की है। मुझे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैरा 4 में निचले सदनों के लिए मताधिकार के अंतर्गत आपने कहा है, हमारे ज्यादातर देशवासी अभी प्रतिनिधि संस्थाओं को चलाने में अक्षम है। मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वह यह है, किसके फायदे के लिए आप प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय उत्तरदायित्व की मांग करते हैं? यदि आप यह कहते हैं कि आपके देशवासी प्रतिनिधि संस्थाओं को चलाने में अक्षम है, श्री एम के आचार्य, मैं माननीय सज्जन से कहूंगा कि वह इस पैरे को ध्यानपूर्वक पढ़े। उत्तर पहले ही दिया हुआ है। 10,801 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या उत्तर है? डॉक्टर एम के आचार्य, आप पढ़कर देखें, उत्तर वही है। 10,802 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या उत्तर है? श्री एम के आचार्य, हमारा कहना है कि हम निकट भविष्य में मताधिकार का मानदंड अंधाधुंध ढंग से कम करने के विरुद्ध हैं। अंधाधुंध न्यून करने की हम निंदा करते हैं, किंतु न्यून करने और अधिक तर्कसंगत बनाने हेतु हम प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय उत्तरदायित्व पर जोर देने के लिए अगला कदम तुरंत उठा रहे हैं। 10,803 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन मताधिकार का मानदंड आंख मूंद कर न्यून करना आपके देशवासियों को प्रतिनिधि संस्थानों को चलाने में सक्षम कैसे करेगा? श्री एम के आचार्य, यही तो हम कहते हैं, आंख मूंद कर न्यून करने से वे सक्षम नहीं हो जाएंगे। 10,804 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए उसे कुछ ऊंचा करना चाहिए। श्री एम के आचार्य, नहीं, अंधाधुंध न्यून करने का विलोम है, सोच समझकर न्यून करना। 10,805 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण जातियों तक सीमित करके श्री एम के आचार्य, सोच समझकर न्यून करने का यह अर्थ नहीं है। श्वेत पत्र में 3 करोड़ 80 लाख है।
मैं 2 करोड़ या 2 करोड़ 80 लाख से संतुष्ट हो जाऊंगा। यह उन्हें इस जाति या उस जाति तक सीमित रखने के लिए नहीं है। 10,806 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता है कि मालाबार में एक समाज है जिसे न्यादी कहते हैं। श्री एम के आचार्य। हाँ। 10,807 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरी जानकारी में वहां प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों के अनुसार कोई न्यादी सड़क पर नहीं चल सकता। श्री एम के आचार्य। आज वह सार्वजनिक सड़कों पर चल सकता है। 10,808 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यदि वह कोई चीज बेचना या खरीदना चाहे तो जिस माल या वस्तु को वह बेचना चाहता है उसे सड़क से 60 गज दूर रखना होता है और वहीं से आवाज लगानी होती है। श्री एम के आचार्य। जहां तक मुझे मालूम है यह सही जानकारी नहीं है। 10,809 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको वह जानकारी मैं देता हूँ। श्री एम के आचार्य। वह सही नहीं है। मैं इसे इंकार कर सकता हूँ। मैं कई वर्ष मालाबार में रहा हूँ और मैं मालाबार को अपने माननीय मित्र से बेहतर जानता हूँ। 10,810 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूँ वह और भी आगे की है। मान लीजिए मेरे तथ्य सही हैं। श्री एम के आचार्य। जब वे गलत हैं तो सही कैसे मान सकता हूँ। 10,811 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल यह है, मान लीजिए एक कानून पारित करके किसी हिंदू के लिए किसी न्यादी को मालाबार में सार्वजनिक सड़क पर चलने से रोकना अपराध बना दिया जाए तो क्या आप यह कहेंगे कि उससे आपके धर्म के मूल तत्वों पर प्रभाव पड़ेगा। श्री एम के आचार्य। माननीय सज्जन ने गलत तथ्यों पर अपनी धारणा बनाई है। ऐसी कोई प्रथा नहीं है और ऐसी कोई विधि नहीं है। यदि ऐसी कोई प्रथा हो और यदि ऐसी विधि की आवश्यकता हो तो उस विधि का धर्म के मूल तत्वों से कोई टकराव नहीं होगा। 10,899 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं एक बात साफ करना चाहूंगा। श्री आचार्य। आपने कहा कि पंडित मालवीय ने पूना समझौते के भावार्थों का खंडन किया है। उस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या यह तथ्य नहीं है कि श्री गांधी का कहना है कि पूना समझौता राजनीतिक समस्या को हल करने के अलावा हिंदुओं पर कुछ बाध्यता डालता है कि वे अस्पृश्यता को समाप्त कर हिंदू मंदिरों के द्वार अस्पृश्यों के लिए खोल दें। श्री एम के आचार्य। मैं समझता हूँ श्री गांधी ने यही कहा है। 10,900 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित मालवीय का कहना है कि मामला ऐसा नहीं है कि पूना समझौता हिंदुओं पर ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं डालता और इसलिए उनका कहना है कि वह पूना समझौते के भावार्थों से सहमत नहीं है। क्या यही बात नहीं है। श्री एम के आचार्य। हाँ, यही है। 10,901 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह मामले के राजनीतिक पक्ष को नहीं छूता। श्री गांधी कहते हैं कि पूना समझौता हिंदुओं पर मंदिरों के द्वार खोलने की बाध्यता डालता है। पंडित मालवीय कहते हैं कि इसका ऐसा कोई भावार्थ नहीं है। श्री एम के आचार्य। हाँ। 15 लेफ्टी कर्नल C.E. ब्रूस, CSI, CIE, CBE, लेफ्टी जनरल माननीय जॉर्ज मैकमैन, KCB, KCBI, DSO, श्री F. लाल, CIEE, श्री बारिश अमीर अली, ICS, श्री OCG हेटर तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री WA लेरो सिग्नल। 12,465 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब आप जिला न्यायाधीश थे क्या उस समय भारत में मंत्री भी होते थे। लेफ्टी कर्नल C.E. ब्रूस थे लेकिन उनका मुझसे कोई सरोकार नहीं था। वे निर्वाचित मंत्री नहीं थे किंतु इस ज्ञापन में वे भविष्य का उल्लेख कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैं समझता हूँ प्रस्तावित संविधान। 12,466 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं समझा था कि आप अपने अनुभव से बोल रहे थे। लेफ्टी कर्नल C.E. ब्रूस। क्या मैं स्पष्ट करूं। इसमें भविष्य का संकेत है। जब प्रस्ताव के अनुसार मंत्री निर्वाचित
विधानमंडलों के अधीन होंगे और निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा अपनी कैबिनेट के साथ ही पदासीन रहेंगे या अवदस हो जाएंगे। माननीय हरि सिंह गौड़, आपके शब्दों में भविष्यवाणी निकल रही है। 16 विंग कमांडर AWH जेम्स, MP, और डॉक्टर JH हटन, CIE, ICS, घा 29 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वे जनजातीय विधि को अपनी परंपरागत विधि नहीं कह सकते? विंग कमांडर AWH जेम्स, नहीं, यह उच्च न्यायालय द्वारा मान्य नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उच्च न्यायालय किसी भी रीति रिवाज को मान्यता देगा। विंग कमांडर AWH जेम्स, यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह हिंदू रीति रिवाज है या मुसलमान रिवाज। उस अर्थ में यदि कोई विधि नहीं बनाई गई है तो क्या कोई रिवाज या प्रथा लागू होगी? आमतौर पर यही होगा। मैं प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। घा 222 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर हटन, मेजर एटली के प्रश्न के उत्तर में मेरे विचार में आपने कहा था कि आप चाहेंगे कि अपवर्जित क्षेत्र का प्रशासन प्रांतीय विषय की अपेक्षा केंद्रीय विषय हो। डॉक्टर JH हटन, यह मेरी अपनी सोच है। घा 224 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब मैं कुछ अन्य विषयों पर आना चाहता हूँ जिनका जिक्र आपके पेपर में किया गया है। मैं समझता हूँ कि आपने यह आधार अपनाया है कि ये लोग किसी भी हालत में नए संविधान के कार्य क्षेत्र में न आए। डॉक्टर JH हटन, ऐसा ही है। घा 225 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यही वह कल्पना और आधार है जिस पर आप चल रहे हैं। डॉक्टर JH हटन, मैंने यह माना कि कुछ परिस्थितियों में जहां वे दूसरी आबादियों में दूर दूर तक छितरे हुए हैं, स्थिति भिन्न होगी। घा 226 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किंतु मुख्यतः यही वह कल्पना है जिस पर आप अग्रसर हैं। डॉक्टर JH हटन, हाँ, मुख्यतः। घा 227 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों के लिए आपके सामने क्या आदर्श है? मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर दूं ताकि आप बेहतर उत्तर दे सकें। डॉक्टर JH हटन, किसी का भी न्यूनतम हस्तक्षेप। घा 228 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे यह प्रश्न उस तरह पूछने दें जैसा कि मैं इसे समझ पाया हूँ। क्या आपका आदर्श है कि ये आदिम जन आदिम बने रहें और उनका शेष भारत के कार्यकलापों से कोई वास्ता ना हो, अथवा क्या आप चाहते हैं कि इन लोगों के भाग इस प्रकार विनियमित किए जाएं कि कालांतर में वे मानव समाज के अलग थलग अंग ना रहें और शेष भारतीयों की भांति अपने देश के सार्वजनिक कार्यों में भाग लें? डॉक्टर JH हटन, मेरे विचार में यह दूसरी बात मेरा आदर्श है। घा 229 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि ये अस्थायी तौर पर आदिम ना बने रहें। डॉक्टर JH हटन, प्रश्न यह होगा कि यदि संभव हो तो अंततोगत्वा उन्हें अपने देश के जन जीवन में भाग लेना चाहिए। घा 229 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा भी यही कहना है। डॉक्टर JH हटन, किंतु संभव है कि कुछ मामलों में आप कभी भी उस आदर्श को प्राप्त न कर पाएं। घा 231 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले हम निश्चित करें कि वे आदर्श क्या हैं। डॉक्टर JH हटन, हाँ। घा 232 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं कोई धार्मिक प्रश्न शुरू नहीं कर रहा हूँ कि उन्हें यह करना चाहिए या वह करना चाहिए। डॉक्टर JH हटन, नहीं। घा 233 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि आपका आदर्श है कि वे इस नागरिक समाज के अभिन्न अंग बन जाएं। डॉक्टर JH हटन, हाँ। घा 234 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वे अपनी आदिम अवस्था से बाहर आ जाएं। डॉक्टर JH हटन, हाँ, मैं समझता हूँ कि ऐसा करना आवश्यक है। घा 235 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब हम आगे बढ़ें। यदि ऐसा विचार है तो क्या यह वांछनीय नहीं है कि भारत के सब लोगों और इन आदिम वासियों के लिए भागीदारी
का एक समान सिलसिला हो। डॉक्टर जे छटन, अभी नहीं। घ 236 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ताकि जो विचार भारतीय समाज के सब वर्ग के मस्तिष्क में उठ रहे हैं वे धीरे धीरे इन आदिवासियों में प्रवेश कर जाएं। डॉक्टर जे छटन, मैं समझता हूं कि उनमें बिना किसी कठिनाई के विचार प्रवेश कर जाएंगे। घ 237 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैसे? डॉक्टर जे छटन, मुझे परेशानी यह है कि जब तक उन्हें प्रत्यक्ष नहीं किया जाएगा उनके दो विभिन्न संपर्कों से नष्ट हो जाने की संभावना है। विश्व में अन्यत्र हर जगह यही हुआ है। घ 238 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे नहीं पता, किंतु मैं आपके विचारार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने स्वीकार किया है, यदि यह आपका आदर्श है कि वे किसी दिन भारतीय समाज के अंग बन जाएंगे, तो क्या पृथक्करण और इतना पूर्ण और पक्का पृथक्करण जैसा आप चाहते हैं उस आदर्श की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग है? डॉक्टर जे छटन, मेरे विचार में यही एकमात्र उपाय है। घ 239 माननीय रेजिनाल्ड क्रेडॉक, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? उन आदिवासियों में से कुछ भी विभिन्न शिक्षा संस्थाएं काम कर रही हैं, क्या ऐसी बात नहीं है? डॉक्टर जे छटन, हाँ अवश्य। घ 240 माननीय रेजिनाल्ड क्रेडॉक, क्या वे मुख्य रूप से मिशन स्कूल हैं अथवा कोई सरकारी स्कूल हैं? डॉक्टर जे छटन, सरकार के अनेक स्कूल हैं। घ 241 माननीय रेजिनाल्ड क्रेडॉक, ये उन मुद्दों में से एक होगा जिनको आप इन वर्गों के उत्थान के संबंध में इंगित करेंगे, क्या ऐसा नहीं करेंगे? डॉक्टर जे छटन, मुझे करना चाहिए। घ 242 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके पेपर से ज्ञात होता है, यदि मैं गलती करूँ तो उसे सुधार दें, कि आप दो बातों से परेशान हैं। यदि आप समझते हैं कि शिक्षित या विकसित या सब भारतीयों और आदिवासियों का एक संविधान में समावेश अथवा संपर्क, मुझे इस शब्द के प्रयोग की इजाजत हो तो से सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि विकसित वर्गों अथवा यदि मैं कहूं कि भारतीय समाज के सब वर्ग द्वारा उनका शोषण किया जाए। डॉक्टर जे छटन, हाँ। घ 243 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे, मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा इस प्रकार दिया सारांश सही है कि आप इस बात से भयभीत हैं कि नई परिषद में उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर जे छटन, हाँ। घ 244 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैं उनकी भूमि का मामला लूंगा। क्या यह सच नहीं है कि यह प्रश्न अर्थात जहां तक संभव हो आदिवासियों के हाथ में जमीन रखने का प्रश्न है, ताकि वे भूमिहीन मजदूरों के वर्ग में न आ जाएं? एक ऐसी समस्या है जो भारत में अनेक कृषि वर्गों के सामने है, और यह कि उनकी सुरक्षा के लिए बंबई में डंकन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट और पंजाब में एलिमिनेशन ऑफ लैंड एक्ट जैसे अधिनियम तथा अन्य अनेक कानून पारित करना आवश्यक हो गया था। डॉक्टर जे छटन, मैं जानता हूं कि ऐसे अधिनियम पारित किए गए हैं। घ 245 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा सुझाव है कि यदि इन आदिवासियों को उसी संविधान के अंतर्गत लाया जाए जिसमें शेष भारत के लोग हों, तो वे साहूकारों को बाहर रखने की अपनी मांग में बिल्कुल अकेले नहीं रहेंगे और चाहेंगे कि भूमि उन्हीं लोगों के हाथ में रहे जो उस पर खेती करते हैं, और भी अनेक लोग होंगे जिनकी विधान मंडल में उसी प्रकार की मांग होगी। मैं जो मुद्दा पेश करना चाहता हूं वह यह है कि वे अलग थलग नहीं होंगे। डॉक्टर जे छटन, मुझे जो उत्तर देना था उसका मुद्दा यह था कि हलवे का स्वाद तो खाकर ही पता चलता है और अनुभव से पता चलता है कि वे हमेशा अपनी भूमि से वंचित रखे गए हैं। घ 246 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किंतु डॉक्टर हटन, क्या आप यह अंतर करने का कष्ट करेंगे कि विधान मंडल जो रचना उनकी आज है
और जो कुछ समय पहले थी वैसे ही विधानमंडल होने नहीं जा रहे हैं, जैसे कि श्वेत पत्र के अंतर्गत होने चाहिए। घ 247 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको कुछ प्रतिनिधित्व साधारण निर्वाचन मंडल से लेना होगा जो अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के पक्ष में जाएगा। पिछले विधान मंडलों का अनुभव इस प्रकार के मामले में सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं हो सकता। डॉक्टर J.A. छटन, मैं शीघ्र ही निरापद स्थिति में होऊंगा और उन्हें अलग रखूंगा। घ 248 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे नहीं पता कि आप इस बात से इनकार करने को तैयार नहीं हैं कि विधानमंडल में उनके बहुत से मित्र होंगे। डॉक्टर J.A. छटन, मैं यह बात नहीं मानूंगा। मुझे सबसे पहले यह बात समझाई जाए कि उनके बहुत से मित्र होंगे, वैसे ही हितों वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, किंतु उनमें व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ समान नहीं होगा। घ 249 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, किंतु जहां तक एक सी स्थिति वाले वर्ग के संरक्षण के समान प्रश्न का संबंध है, मेरा यही अभिप्राय है। डॉक्टर J.A. छटन, मैं यह बात सोच सकता हूँ कि सिद्धांत में मुसलमान किसान अपने लिए अधिकतम संरक्षण की मांग करेंगे और अपने पड़ोसियों के लिए अधिकतम संरक्षण की उनके बहुत से मित्र होंगे, वैसे ही हितों वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, किंतु उनमें व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ समान नहीं होगा। घ 249 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, किंतु जहां तक एक सी स्थिति वाले वर्ग के संरक्षण के समान प्रश्न का संबंध है, मेरा यही अभिप्राय है। डॉक्टर J.A. छटन, मैं यह बात सोच सकता हूँ कि सिद्धांत में मुसलमान किसान अपने लिए अधिकतम संरक्षण की मांग करेंगे और अपने पड़ोसियों के लिए अधिकतम आरक्षण की। घ 250 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या आप समझते हैं कि विधान मंडल कहेगा कि कुछ कानून जो भारतीयों के हित में आवश्यक है व्यापक नहीं किए गए हैं और उन कानूनों का संरक्षण आदिवासी वर्गों को मालूम नहीं है? डॉक्टर J.A. छटन, नहीं, मैं नहीं समझता कि वे वहां तक जाएंगे। घ 251 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विभेद कैसे पैदा होगा? डॉक्टर J.A. छटन, मेरे विचार में आदिवासी वर्गों का आवश्यक संरक्षण प्राप्त करने में बेहद कठिनाई होगी। दलित वर्गों के पास कोई गारंटी नहीं है कि किसानों को नए संविधान के अंतर्गत आवश्यक संरक्षण प्राप्त होगा। घ 252 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ठीक, मैं आपसे सहमत हूँ। यह कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता है कि अन्य वर्ग संभवतः एकजुट नहीं हो जाएंगे और दूसरे कुछ अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिए जाने से नहीं रोकेंगे। यह आशंका जायज है, किंतु एक पक्ष की समस्त ताकतों को दूसरे पक्ष की समस्त ताकतों की गणना की जाए तो जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि यह आशंका है कि प्रांतीय परिषद में आदिवासी वर्गों के एक या दो अथवा कुछ प्रतिनिधि महसूस करेंगे कि वे दूसरे पक्ष की ताकतों द्वारा परास्त कर दिए जाएंगे। इस विश्लेषण बिल्कुल भी न्यायोचित बातें नहीं है जो मैं भावी विधानमंडलों की रचनाओं के बारे में आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिस रूप में ये श्वेत पत्र के प्रस्ताव के तहत होंगे। डॉक्टर J.A. छटन, मेरे विचार में प्रजाति के अंतर की दृष्टि से कुछ स्थानों पर हर हालत में ऐसा होना बिल्कुल न्यायोचित है। घ 253 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पुनः शिक्षा का प्रश्न लीजिए। मुझे बम्बई प्रेसिडेंसी में इन आदिवासी लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है। डॉक्टर J.A. छटन, हाँ, मैं जानता हूँ। घ 254 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम स्वयं को उनसे बहुत अधिक अलग स्थिति में नहीं है। डॉक्टर J.A. छटन, मैं जानता हूँ। घ 255 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा की दृष्टि से वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में बहुत सारे लोगों को आदिवासियों या पिछड़े हुए लोगों की अपेक्षा शिक्षा की कम आवश्यकता है। डॉक्टर J.A. छटन, आप नहीं कह सकते कि कितनी। घ 256 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप नहीं कह सकते।
उदाहरण के लिए दलित वर्गों को लीजिए कि उनकी शैक्षिक आवश्यकता कम है। डॉक्टर जे छटन, आप नहीं कह सकते कि यह कम थी। घ 257 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसा कोई नहीं कह सकता। डॉक्टर जे छटन, नहीं। घ 258 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बंबई में पिछड़े वर्ग के मंडल में रहा हूँ, जो दलित वर्गों और इन आदिवासी लोगों का एक मिला-जुला मंडल है। डॉक्टर जे छटन, हाँ, कुछ मामलों में आदिवासी लोग बहुत अधिक शिक्षित हैं। घ 259 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए मैं कहता हूँ विधान परिषद में उनकी शैक्षिक आवश्यकता को ही ले, वे अपने आप को अलग थलग नहीं पाएंगे। डॉक्टर जे छटन, हो सकता है। घ 207 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप चाहेंगे कि वे पूरी तरह अलग कर दिए जाएं और उनकी आवश्यकता जैसे शिक्षा, जिसे मैं इन लोगों को की सबसे बड़ी आवश्यकता समझता हूँ, पूरी तरह गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व के अधीन उसके द्वारा दिए गए राजस्व से ही पूरी की जाए। डॉक्टर जे छटन, हाँ। घ 261 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई गवर्नर इस सीमा तक उपबंध बनाएगा कि जो कुछ उसके विचार आदिवासी वर्गों की शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि है, यदि उसके में मंत्री उसका समर्थन नहीं करते हैं तो भी वह उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर जे छटन, यह एक भारी कठिनाई है। घ 262 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने जो बात आपसे पूछी है, यदि उसमें कुछ सार है तो क्या वह वांछनीय नहीं होगा कि इन लोगों के भी कुछ प्रतिनिधि विधान परिषद में होने चाहिए, जिससे कि मंत्री उनके मतों पर निर्भर रहें और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल काम करें। डॉक्टर जे छटन, एक या दो मत से किसी मंत्री पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। घ 263 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा अभिप्राय एक या दो से नहीं है, संख्या छोटी हो सकती है, किंतु यदि यह मान लें कि विधानमंडल में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तो क्या मंत्री उनके मतों पर निर्भर नहीं करेगा और इसलिए क्या वह उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक अनुकूल रुख नहीं अपनाएगा। डॉक्टर जे छटन, सिद्धांत रूप से, लेकिन व्यवहार में नहीं, उनकी संख्या बहुत कम होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजनीति में एक मत से भी पासा पलट सकता है। घ 264 लॉर्ड यूस्टेस पर्सी, मैं समझता हूँ डॉक्टर हटन की सिफारिश यह थी कि उन्हें न केवल प्रांत के बल्कि गवर्नर के भी कार्य क्षेत्र से अलग कर दिया जाए और यह कि वे केंद्र से प्रशासित हों। क्या बात ऐसी नहीं है? डॉक्टर जे छटन, यही तो वह बात है जो समग्रता मुझे पसंद है। पूरी तरह अपवर्जित क्षेत्र के लिए श्वेत पत्र के प्रस्तावों के मामले में मैंने यह बात अपने ज्ञापन में कही है, जिसमें गवर्नर जनरल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। श्वेत पत्र प्रस्ताव समाधानप्रद है। मैं यह नहीं कहता कि मुझे यह पसंद है। घ 265 लॉर्ड यूस्टेस पर्सी, मैंने छोटे छोटे राज्य स्थापित करने के आपके प्रस्ताव का आशय यह समझा है कि जहां तक संभव हो यह काम केंद्र का ही हो। डॉक्टर जे छटन, निश्चय ही मेरा आशय यही था कि जहां तक संभव हो केंद्र यह काम करे। घ 266 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस स्थिति में भी मैंने जो आलोचना की है वह तब भी उतनी ही लागू होगी जब यह विषय केंद्रीय बना दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नर को प्रजा के प्रशासन के लिए आवश्यक धनराशि प्रमाणित करनी होगी और यदि केंद्रीय सरकार के मंत्री उस धनराशि को खर्च करने पर आपत्ति करेंगे तो भी मतभेद तो होगा। यह केवल प्रांतीय क्षेत्र से केंद्रीय क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाएगी।